कहानी की शुरुआत में हम एक कैदी को अपनी सजा काटते हुए देखते हैं। उसका नाम पैसी रेड है। रेड पूरे देश में एक सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। अपने अतीत के बावजूद वो एक छोटी सी चोरी के मामले में पकड़ा जाता है, जिसके कारण उसे 5 साल की सजा हो जाती है। सवाल यह है कि किस तरह की चोरी एक पेशेवर हत्यारे को इस तरह के अपमान का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जेल में भी रेड ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने निर्दोष होने का नाटक किया, हर नियम का पालन किया और जेल अधिकारियों को यकीन हो गया कि उसे फंसाया गया है। अपील के माध्यम से उनकी सजा 3 वर्ष कम कर दी गई। 2 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जब ये खबर उनकी पत्नी क्लो को मिली तो वे जेल के बाहर उनका स्वागत करने आए। जब वो एक खतरनाक फ्रांसीसी हत्यारे ल्यूक के पास पहुंचा तो उसने रेड को खत्म करने की कसम खा ली। असली सवाल यह है कि ल्यूक का रेड से क्या संबंध है और वो उसे क्यों मरवाना चाहता है। जेल जाने से पहले रेड ने ल्यूक के छोटे भाई सैमुअल के साथ काम किया था। उस दिन रेड और सैमुअल ने एक ही आदमी से RC 6 बिलियन मूल्य के बॉन्ड चुरा लिए। भागने के दौरान रेड ने सैमुअल की हत्या कर दी ताकि वो सारा पैसा अपने पास रख सके। इस बीच पीड़िता ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और रेड की खोज शुरू कर दी। यहीं से असली खेल शुरू होता है। ल्यूक एक पार्किंग स्थल पर पहुंचता है और एक पीले रंग की कार में उसकी रुचि हो जाती है। वो ब्लेड से उसे खोलने का प्रयास करता है। तभी कार का मालिक आता है, पुलिस को बुलाने का प्रयास करता है। ल्यूक उसे चाकू मार देता है और कार चुरा लेता है। पार्किंग स्थल से बाहर निकलते समय ल्यूक एक नाइट क्लब में पहुंचता है। वो क्लब के मालिक थॉमस सिस्ले की तलाश करता है। ल्यूक की उपस्थिति से भयभीत होकर सिस्ली छिपने की कोशिश करती है। वो इस बात पर जोर देता है कि उसने ल्यूक के भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ल्यूक का कहना है कि वो उसे मारने नहीं बल्कि भारी हथियार इकट्ठा करने आया है। क्लब के अंदर ल्यूक एक पिस्तौल से गोलियां चलाता है, जिससे तनावपूर्ण और भयावह माहौल पैदा हो गया। उसके आसपास के लोग घबरा गए और माफी मांगने लगे। ल्यूक अपना लक्ष्य चुनता है और अधिक हथियार इकट्ठा करता है। डर के मारे सिस्ली सब कुछ सौंप देती है। ल्यूक एक बैरेट M820 स्नाइपर राइफल पकड़ता है और उसे बाहर खड़ी पुलिस की ओर तान देता है। फिर वो अपना लक्ष्य किसी के हाथ में बियर की कैन पर केंद्रित करता है। इससे पता चलता है कि ल्यूक कितना खतरनाक रूप से अस्थिर है, यहाँ तक कि लक्ष्य अभ्यास के दौरान भी। सिस्ली आखिरकार ल्यूक से पूछती है कि उसे ऐसे हथियार की क्या जरूरत है। ल्यूक समझाता है कि उसे रेड को मारना होगा। फिर ल्यूक को सिस्ली से रेड का पता मिलता है। ल्यूक रेड के घर जाता है। वहाँ हम रेड को अपनी पत्नी क्लो के साथ समय बिताते हुए देखते हैं। घर पर रेड एक पेंटिंग बोर्ड देखता है। क्लोई बताती है कि वो कल एक स्थानीय कला की दुकान में पेंटिंग करेगी, जहाँ देश विदेश से महत्वपूर्ण खरीदार आएंगे। फिर हम क्लो को आर्ट शॉप में पेंटिंग बनाने की तैयारी करते हुए देखते हैं। उस दुकान का मालिक डेरेक है। क्लोई उसे बताती है कि सब कुछ तैयार है और अगर वह ये साबित होता है, लेकिन डेरेक के इरादे कुछ और हैं। क्लो को उसके कमरे में अकेला पाकर वो बार-बार उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। क्लोई उसे चेतावनी देती है कि उसका पति बहुत खतरनाक है और अगर उसे पता चल गया तो वो उसे मार डालेगी। लेकिन डेरेक उसकी उपेक्षा करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता रहता है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि क्लो का पति वास्तव में कितना खतरनाक है। जब डेरेक उसे प्रभावित करने में असफल हो जाता है तो वो क्लो को धमकी देता है। वो उससे कहता है कि अगर आज एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, उसे कंपनी का पूरा कर्ज चुकाना होगा। डेरेक ने इस चित्रकला कार्यक्रम के लिए प्रमुख प्रायोजकों से $1 मिलियन का ऋण लिया था। क्लो की प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हुए डेरेक के व्यवहार से क्लो हैरान है। वो जल्दी से वहां से चली जाती है। वो अपनी बेटी एला क्वीन के साथ घर लौट आती है। इस बीच रेड अपने पुराने दोस्त लेरॉय से मिलने जाता है। जेल जाने से पहले रेड ने 6 अरब रैंड मूल्य के अपने चुराए हुए बॉन्ड रॉय को सौंप दिए थे। अब वो उन्हें वापस लेने आया है। रॉय लगभग 2 साल बाद रेड को देखकर हैरान है। जब रेड बॉन्ड के बारे में पूछता है तो रॉय उसे स्पष्ट उत्तर देता है। उसी समय अनेस्टो नाम का एक पुलिस अधिकारी वहां आता है। जब रेड जेल में था तो उसे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन अनेस्टो उसे संदेह की नजर से देखता रहता है। रिहा होने के बाद से ही रेड सतर्क है। अनेस्टो रेड की खोज करता है, लेकिन रेड जोर देकर कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। जांच के बाद अनेस्टो को कुछ नहीं मिलता और वो चेतावनी देकर चला जाता है कि अनेस्टो के जाने के बाद रॉय रेड को अंदर ले जाता है। वो उसे लगभग 6 अरब रैंड मूल्य के बांडों से भरा एक लॉकर दिखाता है। रॉय बताते हैं कि उन्होंने पहले कभी अनेस्टो को बॉन्ड के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बॉन्ड को लगभग 2 साल तक सुरक्षित रखा था और रेड के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी दोस्ती के सम्मान में कभी लॉकर नहीं खोला। रेड पासवर्ड डालकर लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बार-बार असफल रहता है। ये देखकर रॉय उसे लॉकर की चाबी सौंप देता है। रेड ने उसे जल्दी से खोला और उसके अंदर $60 मिलियन मूल्य के चेक बॉन्ड पाए। यदि आप नहीं समझते कि बॉन्ड क्या है, इसे एक प्रकार के चेक के रूप में सोचें जिसे कुछ शर्तों के तहत भुनाया जा सकता है। रेड अपने दोस्त की ईमानदारी की सराहना करता है और उसे कुल राशि का 40% देने का फैसला करता है। रॉय ने उनसे कहा कि उन्हें बॉन्ड तुरंत भुना लेना चाहिए, लेकिन रेड का कहना है कि आज उसका एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। वो कल आकर पैसे निकालने का वादा करता है। वो लॉकर को फिर से बंद कर देता है और चाबी रॉय को वापस दे देता है। इस बीच हम ल्यूक को हथियारों से भरी एक ट्रॉली के साथ रॉय के घर की ओर जाते हुए देखते हैं। वो एक ड्राइवर की हत्या कर देता है और ड्राइवर की कार से वहां पहुंचता है। कार पेशेवर रूप से संशोधित लगती है और ल्यूक को इसे नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, कार अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया करती रहती है। पास में खड़े 2 पुलिस अधिकारी ये देख लेते हैं और ल्यूक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे उसे रोकते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। अचानक ल्यूक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक अधिकारी को कार के नीचे पटक देता है और उसे मार देता है। फिर वो बाहर निकलता है और तेज गति से गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे दूसरा अधिकारी भी मारा जाता है। तब ल्यूक को पता चलता है कि किसी ने हमले को देखा है। वो उस आदमी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वो आदमी सुरक्षा के लिए भाग जाता है। ल्यूक ने किसी भी गवाह को पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया। वो उस आदमी का पीछा करता है, उसे मार डालता है और फिर उसकी कार चुरा लेता है। इस बीच क्लोई चित्रकला कार्यक्रम की तैयारी करती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि वो अजनबियों को घर में न आने दे। वो एला को उसकी मौसी ललिता के पास छोड़कर कला केंद्र की ओर चली जाती है। वो दुकान जहां भारत और विदेश से महत्वपूर्ण खरीदार एकत्र हुए हैं। ये निर्देशक क्लो को याद दिलाते हैं कि अगर आज उनकी कोई भी पेंटिंग नहीं बिकी, उसका पति पुनः जेल में चला जाएगा। क्लो आगंतुकों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी कलाकृति में रुचि नहीं दिखाता। उसी समय पुलिस अधिकारी अनेस्टो को नियुक्त किया जाता है। हाई प्रोफाइल मेहमानों के कारण उन्हें सुरक्षा प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। रेड और रॉय भी दिन की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच एक आदमी रेड के घर आता है। अंदर एला और ललिता खेल खेल रही है। जब दरवाजे की घंटी बजती है तो वे मान लेते हैं कि रेड और क्लो वापस आ गए हैं। ललिता ने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर एक खतरनाक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, ल्यूक जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और घर की तलाशी शुरू कर देता है। ललिता उसे तुरंत चले जाने को कहती है, लेकिन ल्यूक उसकी बात अनसुनी कर देता है और रेड और क्लो की तलाश जारी रखता है। पीछे से ललिता धीरे धीरे चाकू लेकर ल्यूक के पास आती है।
ल्यूक उसे बताता है कि वो केवल रेड को चाहता है और किसी भी कीमत पर रेड को मार देगा। ललिता बिना किसी चेतावनी के हमला करती है। ल्यूक चाकू पकड़ता है और वार करता है। पेट में एला दहशत में ये दृश्य देखती है। ललिता एला के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से बोल या हिल नहीं पाती। ल्यूक ललिता को मार देता है, फिर परिवार की तस्वीर देखता है और महसूस करता है कि घर के अंदर एक बच्चा है। वो एला को ढूंढने लगता है। एला किसी तरह उसके पास से निकलकर बाहर भाग जाती है। ल्यूक क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी अपने किसी भी लक्ष्य को भागने नहीं दिया था। वो घर का हर कोना खोजता है, लेकिन उसे नहीं पाता। अपनी खोज के दौरान ल्यूक को एक आर्ट गैलरी कार्यक्रम का निमंत्रण कार्ड मिलता है। फिर हम आर्ट गैलरी में अनेस्टो नोटिस रेड को देखते हैं। अनेस्टो ने रेड को बताया कि वो उसकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। उसी समय रेड ने क्लो को चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ इधर उधर भागते हुए देखा। रेड उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस बीच ललिता क्लो को फोन करने के लिए फोन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है। एला गैलरी की ओर दौड़ती है और अपने पिता को पुकारती है। अचानक ल्यूक प्रकट होता है। जैसे ही उसे लाल रंग दिखाई देता है, वो तुरंत अपने स्वचालित हथियार से गोलीबारी शुरू कर देता है। ये देखकर रॉय रेड को धक्का देकर दूर कर देता है, लेकिन वो घातक रूप से घायल हो जाता है। क्लो रेड को एक सुरक्षित कमरे में ले जाती है और रेड रॉय के बलिदान से हतप्रभ रह जाता है। रेड रॉय के रक्तस्राव को रोकने के लिए कई तरीके आजमाता है, लेकिन रॉय की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। इस बीच अधिकारी अनेस्टो अपनी छोटी रिवाल्वर से ल्यूक को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन ल्यूक हर किसी को गोली मारता है। अपनी घातक मशीन गन से जवाबी हमला करता है। उसका उत्पात इतना क्रूर है कि कुछ ही सेकंड में पूरी गैलरी नष्ट हो जाती है। सभी को मारने के बाद ल्यूक अपनी बंदूक को फिर से लोड करता है और गोलीबारी जारी रखता है। रेड रॉय को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय उसे बताता है कि वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। रॉय रेड को लॉकर की चाबियां सौंपता है और उसे जल्दी से भागने के लिए कहता है। रेड अपने वफादार दोस्त को खोने के गम में फूट फूट कर रोने लगता है। क्लो दूर से रेड को पुकारती है। रेड रॉय को अंतिम अलविदा कहता है और क्लो और एला के साथ भाग जाता है। अनेस्टो और ल्यूक के बीच भयंकर बंदूक लड़ाई छिड़ जाती है। इस अराजकता में रेड अपने परिवार की रक्षा करने में कामयाब हो जाता है। वो उन्हें कार में बैठाता है और पूरी रफ्तार से। इसी बीच ल्यूक उन्हें भागते हुए देख लेता है और गोली चला देता है। रेड तेजी से गाड़ी चलाता है और ल्यूक को कार से टक्कर मारता है। ल्यूक वाहन पर लटक जाता है और रेड का गला पकड़ लेता है। रेड ने देखा कि ल्यूक की मशीन गन पास में पड़ी है। वो हथियार पकड़ लेता है और ल्यूक पर बार बार गोली चलाता है। गोलियों का सामना करने में असमर्थ ल्यूक अपनी पकड़ ढीली कर देता है और सड़क पर गिर जाता है। जब स्थिति शांत हो जाती है तो क्लो रेड से पूछती है कि ल्यूक उसके पीछे क्यों पड़ा है। रेड उसे ल्यूक के छोटे भाई सैमुएल के बारे में सब कुछ बताती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास अब $60 मिलियन के बॉन्ड है। बातचीत करते हुए वे रॉय के घर पहुंचते हैं, जहां बॉन्ड एक लॉकर में रखे हुए हैं। रेड ने कार में इंतजार करने को कहा और पैसे लेकर जल्दी लौटने का वादा किया। वो लॉकर की चाबी लेकर अंदर चला जाता है, जबकि क्लो और एला बाहर ही रहते हैं। रेड घर में प्रवेश करता है, एक बैग उठाता है, लॉकर खोलता है और उसमें बॉन्ड भरना शुरू कर देता है। इस बीच ल्यूक वापस आता है और कार की ओर जाता है। रेड लगभग बॉन्ड पैक करना समाप्त कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एला पर पड़ी। रेड एला को कसकर गले लगाता है और उसे बचाने के लिए क्लो को सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है। रेड तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है। अंततः दो घातक हत्यारे एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। ल्यूक क्लो पर बंदूक तानता है और उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। रेड उसे अपने परिवार को छोड़ देने की विनती करता है। वो समझाता है कि उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। शमूएल से कहा कि शमूएल की मृत्यु डकैती के दौरान हुई थी, लेकिन ल्यूक ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वो जानना चाहता है कि उसके भाई ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण रेड ने उसे छोड़ दिया। रेड पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि सैमुएल की हत्या नहीं हुई थी। डकैती के बाद दूसरे गिरोह के हमले में सैमुएल की मौत हो गई। रेड चोरी की गई बांडों में खुद को बचाने के लिए घटनास्थल से भाग गया। रेड ने बताया कि अब वो अपना घर छोड़ना चाहता है, अतीत को पीछे छोड़कर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना। वो ल्यूक के साथ और अधिक परेशानी नहीं चाहता। वो ल्यूक को अपने बैग में मौजूद पूरे $1 मिलियन और बॉन्ड भी देने की पेशकश करता है, लेकिन ल्यूक ने उसके प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया। बिना किसी चेतावनी के वो रेड को गोली मार देता है। क्लोई भागने लगती है, ल्यूक उसे पीछे से गोली मार देता है। एला डर के मारे लॉकर के अंदर छिप जाती है। क्लोई भाग जाती है और ल्यूक लॉकर का दरवाजा बंद कर देता है। लॉकर वायुरोधी है और ऑक्सीजन की कमी से एला की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद ल्यूक क्लो की खोज शुरू करता है। क्लो कई दरवाजों से भागती हुई तहखाने में पहुंचती है। ल्यूक कुशलता से उसका पीछा करता है। दोनों लगभग एक ही समय पर तहखाने में पहुंचते हैं। ल्यूक क्लो को ढूंढता फिरता है। क्लो एक धातु की कुदाल पकड़े हुए दीवार के पास छिप जाती है। जैसे ही ल्यूक पास आता है, क्लोई उस पर पीछे से हमला करती है। इस प्रहार से गोली ल्यूक के पेट में गहराई तक जा धंसती है और क्लो बच निकलती है। चोट के बावजूद ल्यूक आगे बढ़ना जारी रखता है। वो बार बार दीवार में गोली मारता है और उसमें फंसी गोली आधी टूट जाती है। जब ल्यूक निकास द्वार पर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि क्लो ने उसे दूसरी तरफ से बंद कर दिया है और भाग गई है। इस बीच रेड अभी भी जीवित है। वो अपनी जेब से लॉकर की चाबी निकालता है। गोलियां सीधे उसकी छाती में नहीं लगी, क्योंकि लॉकर की धातु की चाबी ने प्रभाव को अवशोषित कर लिया था। लाल जल्दी से उठता है और लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने से चाबी क्षतिग्रस्त हो गई है और वो उसे ठीक से नहीं लगा पा रहा है। लॉकर के अंदर एला की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन स्तर गिर जाता है। रेड एला को प्रोत्साहित करता है और कहता है कि वो उसे जल्द ही बाहर निकालेगा। वो डिजिटल पासवर्ड डालकर लॉकर खोलने का प्रयास करता है, जबकि क्लोई दौड़ना जारी रखती है और अंततः गलियारे को पार कर जाती है। अचानक उसका सामना ल्यूक से होता है। ल्यूक उस पर धातु की छड़ से हमला करता है। एक भय संघर्ष शुरू हो जाता है। क्लोई वापस लड़ती है और किसी तरह मुक्त होने में सफल हो जाती है। वो रेड की ओर दौड़ती है। ल्यूक रेड को जीवित देखता है और उस पर हमला करता है। रेड और ल्यूक के बीच हिंसक टकराव शुरू हो जाता है। ल्यूक लाल होने ही वाला था कि तभी अधिकारी अनेस्टो अचानक आ धमका और उस पर हमला कर दिया। अनेस्टो बार बार गोली चलाता है, जिससे ल्यूक की छाती में गोली लग जाती है। यह महसूस करते हुए कि वो मरने वाला है, ल्यूक अपनी जेब से 2 ग्रेनेड निकालता है और पिन खींच लेता है। एक जोरदार विस्फोट से कमरा तहस नहस हो गया। अनेस्टो और क्लोई ने छिपकर अपनी जान बचाई, एक दरवाजे के पीछे, जबकि रेड लॉकर के पीछे जीवित रहता है। विस्फोट से 600 करोड़ रुपए के बॉन्ड नष्ट हो गए। विस्फोट शांत होने के बाद रेड लॉकर की ओर दौड़ता है। विस्फोट के कारण लॉकर स्वचालित रूप से खुल गया, क्योंकि लॉक तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया था।
रेड एला को सुरक्षित बाहर खींच लेती है, फिर रेड अनेस्टो के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। अनेस्टो ने रेड के परिवार को देखा और स्थिति को समझा। उसे बताता है कि वो जाने के लिए स्वतंत्र है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही एक खतरनाक आज अपराधी है और इसके लिए उसे पदोन्नति मिलेगी, इसलिए वो रेड को गिरफ्तार न करने का निर्णय लेता है। इस दयालुता से प्रभावित होकर रेड अनेस्टो से वादा करता है कि वह अपना आपराधिक अतीत पीछे छोड़ देगा। वो अब से अपने परिवार के साथ सादा और ईमानदार जीवन जीने की शपथ लेता है। इसके बाद हम रेड के घर का दृश्य देखते हैं जहां वो अपने परिवार के साथ दिन बिताता है। हालांकि मुद्दा ये था कि रेड अभी भी जेल में था और कोई भी नहीं। ल्यूक के हमले के कारण उस दिन क्लोई की 10 पेंटिंग्स बिक गई थी। उनकी वित्तीय स्थिति अस्थिर हो गई थी। एक दिन क्लोई की आर्ट गैलरी का मालिक डेरेक उनके घर आता है। वो क्लो को 5 करोड़ रुपए का चेक देते हैं और बताते हैं कि कई प्रभावशाली लोग ल्यूक के हमले के दौरान लोग मारे गए और उनका खून पेंटिंग बोर्ड पर फैल गया था। ल्यूक की मृत्यु के बाद अदालत ने इसे आतंकवादी घटना करार देते हुए मामले को बंद कर दिया। इसके बाद डेरेक ने इन चित्रों को काले बाजार में बहुत ऊंची कीमत पर बेच दिया। रातों रात करोड़पति बन जाना। वो उस दिन की अप्रत्याशित घटनाओं के लिए क्लो से माफी भी मांगता है। धीरे धीरे रेड और क्लो का परिवार खत्म हो जाता है और वे शुरू होते हैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीना। फिल्म का समापन इस हृदयस्पर्शी और रोमांचकारी अंत के साथ होता है।